मैच चेक आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रामराज पिलोनिया और मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाऊँगा, क्योंकि केमिस्ट्री के बेसिकली हम देखते हैं कि 3 अलग अलग टीचर होते हैं। अच्छा, 3 अलग अलग टीचर होते हैं। 3 अलग अलग टीचर क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है वो 3 अलग अलग पार्टों में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, जिससे ज़्यादातर बच्चों को डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, कई सारे कंसेप्ट याद रखने होते हैं। और लास्ट में आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हर एक बच्चे का या हर टीचर का सीक्वेंस अलग अलग होता है। कोई बच्चा इनऑर्गेनिक को पहले प्रेफरेंस देता है तो कोई ऑर्गेनिक को, कोई फिजिकल को पहले प्रेफरेंस देता है तो कोई इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक को। तो हर जगह पर हमें अलग अलग टीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अकेला आप लोगों को पढ़ाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिर में हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो बेसिकली जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल से। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से ही शुरुआत क्यों करनी है? क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी या फिर हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होगी, पूरी केमिस्ट्री में हम घूमते रहते हैं किसके आसपास? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। जब हम इनके आसपास घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें एलिमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, कंपाउंड्स के बारे में भी और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी। एलिमेंट्स के बारे में तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, कहाँ पर? पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जैसे ही कंपाउंड्स की बारी आएगी, मॉलिक्यूल्स की बारी आएगी, तो इनके लिए हम चलेंगे कहाँ पर? केमिकल बॉन्डिंग पर। अच्छा, जैसे ही हम केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करेंगे तो फिर उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे सामने चैप्टर्स आएंगे, पी ब्लॉक आएगा, डी और एफ ब्लॉक आएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पी ब्लॉक हमारे सामने अचानक से आया तो हम समझ लें। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया कहाँ पर लेना पड़ता है? हर एक ग्रुप का, चाहे एस ब्लॉक हो, चाहे पी ब्लॉक, चाहे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में एफ ब्लॉक। यानी हमें इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एलिमेंट्स के बारे में कैसे पता करेंगे, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, और लास्ट में क्या बचता है हमारा? ब्लॉक। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सीख लेंगे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा कि बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होते हैं, बॉन्ड किस तरीके से टूट रहे हैं। इसके अलावा और हमें क्या पढ़ना है इसके अलावा हमें पढ़ना है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद में हम डायरेक्टली जंप कर जाएंगे कहाँ पर? पी ब्लॉक पर। तो पी ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना है? फैमिलीज़ को पढ़ना है। ऑक्सीजन फैमिली होगी, कार्बन फैमिली होगी, बोरॉन फैमिली होगी, हेलोजन फैमिली होगी, नाइट्रोजन फैमिली होगी, और लास्ट में हमारी इनर्ट गैस, जिन्हें हम जीरो ग्रुप गैसेज भी बोलते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम नोबल गैसेज भी बोलते ही हैं। अच्छा, इसके बाद में हम कहाँ पर जाएंगे? डी और एफ ब्लॉक पर। डी और एफ ब्लॉक पर हमें सबसे पहले डी ब्लॉक पढ़ना है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। उसके बाद में एफ ब्लॉक, एक्टिनॉइड सीरीज क्या होती है, लेंथेनॉइड सीरीज क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में जाएंगे हम कहाँ पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बच्चों का सबसे डराने वाला कंसेप्ट, या फिर क्योंकि इसमें बच्चे को समझ में ही नहीं आता है लिगेंड्स क्या होते हैं, चिलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर भी हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट। उसके बाद में आएंगे हम कहाँ पर? फिजिकल पर।
तो बात करें हम फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट। अच्छा, जैसे ही हमारा मोल कंसेप्ट कंप्लीट होगा, इसके बाद में हम डायरेक्टली चलेंगे कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पर। जैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम में भी हमारे 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, पहला केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, किस तरीके से हम पीएच वैल्यू निकालते हैं। कोई हमें सॉल्यूशन दे दिया गया है, कोई लिक्विड दे दिया गया है, हमें उसका पीएच निकालना है। इसके बाद में हम चलेंगे कहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स। मोल कंसेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे फिजिकल के में, इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम में भी केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के बाद में हम चलेंगे कहाँ पर, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स। जैसे ही हमारा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होगा, तो इसके तुरंत बाद ही हम उठाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर को, और सॉल्यूशन के बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये कंप्लीट होते ही फिर चलेंगे हम कहाँ पर, अपनी क्या, मेरी सबसे फेवरेट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा ऑर्गेनिक का, और मेरे को पढ़ाने में भी। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम GOC 1। अच्छा, GOC क्या होता है, GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें यहाँ पर क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। जनरल में क्या आता है, हमारा नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, आइसोमेरिज्म आ जाएगी, रेजोनेंस क्या होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा हमारा GOC 2, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट। बेसिकली अगर हम इसे देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट, जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं मोस्टली जो रिएक्शंस होती हैं, किस तरीके से रिएक्टेंट की रिएक्शंस कराई तो प्रोडक्ट क्या बन गया। हिंट दे देता हूँ, जैसे आप लोग जैसे A और B दोनों की रिएक्शन कराई तो यहाँ पर क्या बन गया, C और D। हमारे सामने क्वेश्चन क्या आते हैं कि A ने B के साथ में रिएक्ट किया तो यहाँ पर क्या था, जिससे कि हमें C मिला। या फिर हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है, A और B दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, यहाँ पर कुछ था, फॉर एग्जांपल के लिए हम C ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, जो कि हम सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट कवर करेंगे। तो देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं आप लोगों को एक कहानी के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक गाँव होता है। अच्छा, ये कहानी हम समझना क्यों चाहते हैं या फिर मेरे को बतानी क्यों पड़ रही है, बताना इसलिए पड़ रहा है कि अगर आप एक ही टीचर से पढ़ोगे, एक ही टीचर का मतलब क्या है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक टीचर से पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, फोकस एक ही जगह पर रहेगा। फोकस कहाँ पर रहेगा कि वो जो टीचर है वो जिस तरीके से कंसेप्ट समझा रहा है, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा है, आपको उस टीचर के साथ में जैसे ही फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी तो आपका फोकस बढ़ते जाएगा। तो इस फोकस के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, गाँव होता है, गाँव में क्या होता है, अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। तो लोगों के पास में क्या होता है, पानी नहीं होता पीने के लिए, परेशान होते हैं लोग। तो उसके बाद में गांव में क्या होता है, एक पंचायत बैठाई जाती है। वो होता है ना गांव में कि प्रधान होता है, वो पंचायत लगाता है, तो उसी तरीके से का कुछ होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, पंचायत बैठा ली जाती है, और पंचायत बैठाने के बाद में तो वहाँ पर ये डिस्कस किया जाता है कि कुआँ खोदा जाएगा, गाँव में कुआँ खोदा जाएगा जहाँ से पूरा गाँव पानी भरेगा। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, गांव में चर्चा चलती है कि कहाँ पर कुआँ खोदा जाए। तो कोई कहता है कि मंदिर, जो मंदिर वाली जगह है वहाँ पर कुआँ खोदना चाहिए, तो कोई कहता है पीपल वाली जो जगह है वहाँ पर कुआँ खोदना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है
कुछ लोग कहते हैं कि ना तो मंदिर वाली जगह पर कुआं खोदना चाहिए, ना ही पीपल वाली जगह पर। कोई कहता है नीम के पेड़ के पास में खोदनी चाहिए, तो कोई कहता है कि मेरे जो खेत हैं वहाँ पर जगह जो खाली पड़ी हुई है वहाँ पर कुआं खोदना चाहिए, वहाँ पर पानी निकल आएगा। तो लास्ट में ये चलता रहता है। तो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि जो कुआं खोदना है वो खोदना है कहाँ पर, पीपल के पेड़ के पास में। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करते जाते हैं। लास्ट में देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, करीबन 20 फीट कुआं खोदते हैं। और 20 फीट कुआं खोदने के बाद में 20 फीट कुआं खोदने के बाद में वहाँ पर जब पानी नहीं निकलता है तो लोग कहते हैं कि हमने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि यहाँ पर कुआं मत खोदना। कुआं यहाँ पर क्यों नहीं खोदना, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं। तो इतने में ही गांव के कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर कुआं तो इसलिए नहीं खोदना चाहिए क्योंकि ये पीपल का पेड़ है और पीपल पे तो भूत रहते हैं। गांव वाले अब इस बात को मानने को तैयार। तो उसके बाद में लोग जाते हैं, वो खोदते हैं कहाँ पर, नीम के पेड़ के पास में। वहाँ पर भी वो 20 फुट कुआं खोदने के बाद में जब पानी नहीं निकलता तो लोग फिर परेशान हो जाते हैं। जब यहाँ पर पानी नहीं निकलता तो लोग कहते हैं कि हमने तो पहले ही मना किया था, ना तो पीपल के पेड़ के नीचे कुआं खोदने से पानी निकलेगा, ना ही नीम के। तो कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर वाली जगह पर कुआं खोद लिया जाता है। तो मंदिर वाली जगह पर भी वो 20 फीट कुआं खोदने के बाद में, कुआं क्या बोलें उसे, हम गड्ढा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गड्ढा खोदने के बाद में तो वहाँ पर भी पानी नहीं निकलता। तो पूरा गांव कंफ्यूज हो जाता है। पीपल के पेड़ के पास में खोद रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने भूत आत्माओं के बारे में बताया कि आत्माएं हो सकती हैं। नीम के पेड़ के पास में खोद के देखा तो वहाँ पर भी पानी नहीं निकला। लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी मंदिर की, वहाँ से भी पानी नहीं निकला। इसके बाद में वो 2-3 जगह और खोदते हैं, तब भी पानी नहीं निकलता है। इतने में ही एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति निकल के जा रहा था। जैसे ही उसने गांव में देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि लोग इतने परेशान क्यों हैं, तो फिर वो पहले तो गांव की पूरी कहानी सुनता है। उसके बाद में बोलता है कि अगर आप लोगों ने अगर अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता तो आज शायद पानी निकल आता। तो गांव वाले कहते हैं ऐसा क्यों, कि आप लोगों ने 5 जगह, कितनी जगह, 5 जगह 20-20 फुट के गड्ढे खोदे। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 5 में तो कितना होता है, 100। अगर आप एक ही जगह पर 100 फीट गड्ढा खोद लेते तो शायद वहाँ पर पानी निकल आता। सेम इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप जैसे ये लोग थे, ये 5 जगह अलग अलग भागे थे, उसके बाद में इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। सेम उसी तरीके से अगर आप अलग अलग टीचर्स के पास में जाओगे तो आपको भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा 100% रिजल्ट, 20% मिलेगा, 40%, 50%, लेकिन 100% कभी भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप लोगों को हमेशा फोकस के साथ में, एक ही टीचर्स के साथ में, एक ही प्लेटफॉर्म के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम वाली बात है। चलिए इसके बाद में चलते हैं, जल्दी एक लास्ट कहानी, चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है, एक माता पिता होते हैं और उनका बच्चा होता है। वो क्या होता है, वो रेस कर रहा होता है, रोज़ाना दौड़ता है, रोज़ाना रेस करने जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वो बच्चा जो है अपने घर वालों से जिद करता है कि मेरे को अच्छे स्पोर्ट्स, यानी जो रनिंग वाले शूज होते हैं वो चाहिए, उसको रनिंग वाले शूज चाहिए। तो वो जो बच्चा है उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके पेरेंट्स उसके लिए रनिंग वाले शूज ले कर के आते हैं। जब रनिंग वाले शूज ले कर के आते हैं तो वो सड़क भी थी गांव में, सड़क पे दौड़ता भी है। एक दिन क्या होता है कि वही सड़क होती है, वही जूते होते हैं, वही उसके पाँव होते हैं। अचानक से उसके जो शूज होते हैं उसमें एक कंकड़ आ जाता है। कौन आ जाता है, एक कंकड़। जब वो कंकड़ आता है तो उसके कारण क्या होता है, वो भाग ही नहीं पाता। तो बेटा इस कहानी के माध्यम से बस मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के घर वाले ना आपके लिए अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकते हैं।
आपके लिए अच्छे टीचर्स ला सकते हैं, आपके लिए अच्छे रिसोर्सेज का कहने का मतलब ये आपके लिए अच्छा स्कूल, बुक्स, आपकी यूनिफॉर्म, वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं, एक अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी सवाल यही आता है, पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा, चाहे आप एक जगह पढ़ो या 1000 जगह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास में अच्छा टीचर है, अच्छा एजुकेटर है, तो एक ही जगह पढ़िए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। थैंक यू।